बीदर मशहूर है दुनिया भर में अपनी नायाब दस्तकारी के लिए और उतना ही मशहूर है उस किले के लिए जिसे माना जाता है जनक दक्षिण के सारे बाकी किलों का। ईसा के जन्म के कई सदी पहले यह इलाका मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में यहाँ शासन किया सातवाहनों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने और काकतीयों ने। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया और यहाँ तैनात किए सूबेदार। इन सूबेदारों ने समय के प्रवाह के साथ खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। आज किले में जितने भवन हमें दिखते हैं उनमें से अधिकांश का निर्माण इसी काल में हुआ। मध्य युग में बीदर एक मशहूर शहर था, संपन्न, खुशहाल और खुशगवार, जिसका जिक्र हमें मिलता है फरिश्ता और अफानसाई निकितिन के सफ़रनामों में। बीदर का किला हैदराबाद शहर से कोई 135 किलोमीटर दूर दक्षिण के उपजाऊ पठारों के बीचों बीच बना है। इसे 15वीं सदी के पहले चरण में नवे सुल्तान अहमद शाह वली ने बनवाना शुरू किया था। वही अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर यहां लाया था। यह जगह दुश्मनों के हमले से निरापद थी। Bidar really was the crucible of how Deccan Sultanate life in the region, because it was where the sultans settled after moving the capital from Gulbarga, and there began to be a flourishing of the arts. Also, the whole systems of administration, of statecraft, all developed and were refined in Bidar. इस किले का निर्माण बहमनी सुल्तानों की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है और इसे पूरा करने में 100 वर्ष लगे। बहमनियों की राजधानी बीदर में बनने के साथ ही इस इलाके में दिल्ली के तुगलक सुल्तानों का प्रभाव समाप्त हो गया। यहां के सांस्कृतिक जीवन पर ईरानी और मध्य एशियाई प्रभाव बढ़ने लगा। बहमनियों के बाद उनके वजीर सुल्तान बने, जिन्होंने बरीश शाही वंश की नींव डाली। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा हराए जाने के बाद उन्होंने 200 साल तक यहां राज किया। किले की हिफाजत में सबसे अहम भूमिका यहां की भौगोलिक स्थिति ने निभाई थी। किला जिस जगह बना है वो दूर तक फैले हुए पठार का सबसे ऊपरी हिस्सा है। बाहरी परकोटे की दीवारें लगभग 15 फीट मोटी हैं और इनके इर्द गिर्द चट्टानों से तराशी गई खाइयों की तिहरी खंदक है। प्राचीरों पर 37 बुर्ज बने हैं, जिन पर हमलावर को रोकने के लिए तोपें रखी गई थीं। इन दीवारों और खाइयों को लांघकर किले के भीतर घुस पाना करीब करीब नामुमकिन था। युद्ध के समय खाइयों को पानी से भर दिया जाता था और इन पर बने लकड़ी के पुल ऊपर उठा दिए जाते थे। किले में प्रवेश के लिए कुल 7 बड़े दरवाजे थे, जिनमें 3 एक कतार में थे।
Bidar Fort for me is a series of variety of experiences. So you see these gates, you have been ceremonious highway, your ego of that visitor is really been pampered. You know, you are really feel something that भाई हम कुछ है, हम जब when you are as a common man, even if you go tomorrow, you feel that you have been royal welcome there. शरजा दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार है और इसे खूबसूरत खिड़कियों से भी सजाया गया है। बाहरी दीवारों पर नीले और हरे रंग की टाइलें जड़ी गई हैं। यह दरवाजा दर्शाता है कि इस किले की एक खासियत यह भी है कि एक सैनिक इमारत होने के बावजूद बाहरी दीवारों का पूरा श्रृंगार किया गया था। ऐसा लगता है कि दरवाजा मानो आने वालों के स्वागत में सजाया गया है। एक चौड़ा घुमावदार रास्ता इसे गुंबज दरवाजे से जोड़ता है। गुंबज दरवाजे की ऊंचाई 45 फीट है और इसकी दीवारें करीब 22 फीट मोटी हैं। कहा जाता है कि इस किले की रक्षा के लिए इन दो दरवाजों के बीच की जगह में 3000 हथियारबंद सैनिक तैनात किए जा सकते थे। The style of architecture, they use local material which is laterite, beautiful laterite and red bricks. So it was gelling almost with the same plateau of red color. बिदर की खासियत है, हम तो बचपन में बोलते थे यार बिदर को जाके आया तो पूरा सफेद शर्ट लाल होता था हमारा। The landscape is green and red. बीदर का किला भवन निर्माण कला की अद्भुत विविधता का प्रदर्शन करता है। मुख्य किले और किलेबंद शहर का निर्माण बड़े सुनियोजित ढंग से किया गया था। मुख्य दुर्ग में शाही महल और मस्जिदें देखी जा सकती हैं। मदरसा, बाजार आदि पूरे शहर को घेरने वाले परकोटे के भीतर ही बनाए गए हैं। इस किले के निर्माण के लिए देशी विदेशी इंजीनियर और कारीगर बुलाए गए थे। इसीलिए अनेक इमारतों में ईरानी और तुरानी प्रभाव दिखलाई देता है। सभी भवनों की सजावट बड़ी मेहनत और सुरुचि से की गई है। कहीं पत्थर पर बहुत बारीक काम किया गया है तो कहीं लकड़ी की नक्काशी मन मोह लेती है। दीवारों पर निराली रंगीन चित्रकारी है। महल हो या मस्जिद, हर जगह खुलेपन का एहसास होता है। आज बहुत सारी इमारतें खंडहरों की शक्ल ले चुकी हैं, पर तब भी किला देखने लायक है। I think they wanted to create that kind of a developed system of architectural perceptions. It's almost like an expressionist style of working. So you are trying to give the buildings views in perspectives. You have a feast of variety of perspectives. The moment you enter, the main gate is at an inclination. It's a great perspective. बीदर के किले की निर्माण शैली पर स्पष्ट छाप दिखाई देती है ईरानी भवन निर्माण की। ऐसा इसलिए हुआ कि अनेक ऐसे कारीगर और इंजीनियर जिन्होंने इस भवन के निर्माण में सहायता की सीधे ईरान से लाए गए थे। ईरानी प्रभाव सबसे अधिक दिखता है जगमगाते हुए रंगीन महल में, जिसकी दीवारों की सजावट की गई है रंग बिरंगी टाइल्स से।
ऐसा महसूस होता है कि दीवारों को ढका गया है बेशकीमती फारसी कालीनों से। दीवार पर परस्तर है सीपी का, जो ईरानी भवन निर्माण शैली की एक और विशेषता है। रंगीन महल गुंबज दरवाजे से किले में दाखिल होते ही देखा जा सकता है। महल की बाहरी दीवारों पर चटक रंगों की टाइलें जड़वाई गईं, जो इसके नाम को सार्थक करती थीं। बहमनी सुल्तान द्वारा बनवाए इस महल को 16वीं सदी के मध्य अली बरीद ने दोबारा बनवाया। दीवारों पर सीपी का काम इसी दौर में हुआ। दूसरे भवनों की तुलना में यह महल छोटा है, पर खुशकिस्मती से खंडहर होने से बचा है। इसकी दीवारों पर रंगीन चित्रकारी एक जादुई माहौल पैदा करती है। महल को खूबसूरत नक्काशी से ढके खंभों से सजाया गया है। लकड़ी के खंभों और आंगन में बने गलियारों से हिंदू और जैन मंदिरों की याद ताजा हो जाती है। Palace is built in wood, as is the tradition in Maratha architecture, in this incredible brick fortification. So in amongst this very solid fort is this perfectly crafted, very refined wooden Maratha palace with Ottoman style paintings. And it in many ways reflects the multiple cultures that were brought into Bidar. ईरानी भवन निर्माण शैली में शहरों और महलों में खूबसूरत बगीचों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। इसी परंपरा के अनुसार बीदर के किले में प्रमुख इमारतें चौकोर लाल बाग के इर्द गिर्द बनाई गई हैं। What kind of the cultural know-how these people, cultural background these people, because architecture just cannot take place like this. Just we want to have a lot of money, you have a lot of place and power, and you want to do good architecture, it doesn't happen. You must be culturally very rich. सोलह खंबा मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में बीदर की राजधानी के स्थापना से भी 100 साल पहले किया गया था। दिल्ली के तुगलक सुल्तानों द्वारा बनवाई इस इमारत को दक्षिण भारत की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है। जुम्मे की नमाज तो यहां अदा होती ही थी। बहमनी और बीदरी सुल्तानों के दौर में दूसरे शाही जलसे भी यहीं होते थे। With their rich cultural background, they have created wonderful architecture, and they have adorned that architecture with a great respect of light that is coming from the top. It's a great gift of the nature, that natural light you can really bring inside the buildings with such a due respect. तरकश महल एक बहुमंजिली इमारत है, जिसका ज्यादातर निर्माण दो बहमनी सुल्तानों अहमद शाह तृतीय और मोहम्मद शाह तृतीय ने करवाया। बाद में इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का बीड़ा उनके उत्तराधिकारी बरीश शाही सुल्तानों ने उठाया। बरीश शाही तुर्की से आए थे
और शायद इसीलिए इस महल को यह नाम दिया गया। दीवारों में बहुत सारे छोटे छोटे आले बने हैं जिनमें सजावटी सामग्री रखी जा सकती थी। ऊपरी मंजिल के मध्य में एक बड़ा मेहराबदार दरवाजा बनवाया गया था। नीचे की मंजिलों तक रोशनी और हवा पहुंचाने के लिए बहुत सारे रोशनदान और छोटी छोटी मेहराबदार खिड़कियां बनाई गई हैं। बीदर सिर्फ बहमनी साम्राज्य की राजधानी ही नहीं रहा, यह एक ऐसा शहर है जहां विकास हुआ है दक्कन की गंगा जमनी तहजीब का। इस किले के प्राचीर पर खड़े जब हम देखते हैं तो यहाँ जितने भवन हैं उनमें एक समन्वय देखने को मिलता है, हिंदू स्थापत्य शैली का, इस्लामी का, फारसी शैली का, दक्कनी शैली का। तख्त महल किले में बने सबसे पुरानी इमारतों में शुमार किया जाता है। सामने की ओर एक बहुत बड़ा आंगन है और प्रवेश के लिए एक भव्य द्वार बनवाया गया। आज ये महल लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है, पर जो ऊंची मेहराब बची रही है वो इस बात का प्रमाण है कि शिल्पी की कल्पना ने यहां कितनी ऊंची उड़ान भरी थी। एक तरफ शाही परिवार के सदस्यों के रहने के कमरे बने हैं और दूसरी तरफ वो हॉल है जिसका उपयोग दीवाने खास की तरह किया जाता था। इसी अहाते में एक खूबसूरत गोलाकार जलाशय और 2 मंजिला हमाम भी बनवाए गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि यह खूबसूरत महल किसी लड़ाई में बारूदी विस्फोट के बाद लगी आग से नष्ट हो गया। You can just imagine, being a person in the architecture field, you can immediately imagine, my God, what cultural richness these people must be having. The romance of Arabian Nights was actually lived in Bidar Fort once upon a time. दीवाने आम किले की एक और प्रमुख इमारत है। यहां सुल्तान अपनी रियाया से रूबरू होते थे। विदेशी यात्रियों के सफरनामों से यह बात पता चलती है कि कभी इसी जगह मशहूर तख्ते फिरोजा रखा रहता था। इतिहासकार फरिश्ता का मानना है कि इससे खूबसूरत और कीमती सिंहासन दुनिया भर में दूसरा नहीं था। दीवाने आम की सजावट नायाब तरीके से की गई। दीवारों पर रंगीन टाइलें जड़ी गई थीं, जिनसे जिल्दबंद किताबों का गुमान होता था। यह इमारत आज लगभग पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है और इसकी सिर्फ एक ही दीवार बची है। बीदर के इतिहास में एक नाम ऐसा है जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता और यह नाम है महमूद गवान का। महमूद कोई 45 साल की उम्र में गीलान से बीदर आया। बीदर आया तो था वह सूफी संतों के दर्शन के लिए, किंतु उसने अपनी प्रतिभा से बीदर के सुल्तानों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे अपना वजीर नियुक्त कर लिया।
महमूद बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह गणितज्ञ था, कवि था, सूफी संतों का मुरीद था, साहसी योद्धा था और कुशल प्रशासक भी। उसकी प्रगति से साथी दरबारी जलते थे और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा उसकी तबाही का। महमूद को एक झूठे मुकदमे में जालसाजी के फंसाया गया और सुल्तान को मजबूर किया गया उसका वध का आदेश देने के लिए। बहमनीपुರದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯ मोहम्मद गवा। कर्नाटक की लोकनाट शैली यक्षगान के एक प्रसंग में महमूद गवा की कहानी का बखान है। महमूद गवा 3 सुल्तानों का प्रधानमंत्री रहा। उस वक्त दक्खन में स्थानीय दखनी और विदेशी ईरानी अफकी खेमों के बीच जानलेवा संघर्ष जारी था। इसी के चलते महमूद गवा दरबारियों की साजिश का शिकार हुआ और सुल्तान ने उसे मृत्यु दंड दिया। गवा की मौत के बाद बीदर का पतन शुरू हो गया। महमूद गवान की अभिलाषा थी बीदर में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसीलिए उसने यहाँ शुरू किया एक इस्लामिक मदरसा, जो बहुत शीघ्र दुनिया भर में विख्यात हो गया इस्लामिक धर्मशास्त्र के अध्ययन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में। महमूद ने बीदर से ही अपने समय के सभी प्रमुख इस्लामी धर्मगुरुओं के साथ पत्राचार किया और उन्हें आमंत्रित किया यहाँ उसकी सहायता इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए। बीदर का मदरसा महमूद गवा ने बनवाया। सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ साथ दर्जनों अध्यापक यहाँ रहते थे। किताबी पढ़ाई के अलावा ये मदरसा देशी विदेशी विद्वानों के बीच बहस मुहावसों का केंद्र बन गया। ये जगह सांप्रदायिक कट्टरपंथी मानसिकता से मुक्त थी और बहुलवादी उदार सोच को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। मदरसे के निर्माण के लिए ईरान से इंजीनियर और कारीगर लाए गए। ये खंडहर इस्फहान और समरकंद की इमारतों का अक्स झलकाते हैं। बीदर का किला कभी भी महज सैनिक इमारत नहीं था। यहां के सुल्तानों और उनके सलाहकारों ने इसे सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया। इस सवाल का जवाब आसान नहीं कि इस जगह को बर्बादी का शिकार क्यों होना पड़ा। एक ओर दखनी और अफ्रीकी दरबारियों का परस्पर बैर था और दूसरी ओर कुछ घमंडी सुल्तानों ने भी किले की तबाही को बुलावा दिया। दरअसल इतिहास किसी की भी गलती को माफ नहीं करता। अगर ये खंडहर बेजुबान ना होते तो इसी सबक को बार बार दोहराते।